फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद क्यों कहा, जो इनसाइड स्टोरी है वो भी छपकर पब्लिक में आ गई है। इमरान खान साहब तक ये रिपोर्टें पहुंच रही थी कि फवाद चौधरी पेट के बड़े हल्के हैं और वो किसी भी वक्त तमाम तर राज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर सकते हैं। कहते ना उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दबाने काम किया। वो जो तावीज़ धागे जादूगरी वो सब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि हाफिज़ साहब ने ऐसा तोड़ किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हाफिज़ साहब का जो दम दरूद है वो तावीज़ धागों के ऊपर भारी पड़ गया है। इस वक्त जो कंडीशन है, मुझे गुज़श्ता साल फ्रूट मंडी में एक तरबूज बेचने वाली की वीडियो याद आ गई। इमरान खान चीख चीख कर ये तो नहीं कह रहे कि लाल है, लेकिन उनकी जो है वो शक्ल से, शबात से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही दिखाई देता है कि बड़े मायूस हैं। वो अब हिम्मत हार चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनको अगर कोई सियासत छोड़ने का कहेगा तो पाकिस्तान के लिए सियासत छोड़ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। 2017 में जो दास्तान रकम की गई थी, अब सिस्टम के अपडेट होने या सॉफ्टवेयर के अपडेट या रीबूट होने का वक्त हुआ चाहता है। और अब तो सॉफ्टवेयर अपडेट कोई खासी मुश्किल बात नहीं है। वो लोग जिन्हें बड़ा घमंड होता है, बड़ा गुमान होता है, जिनके सर पे पॉपुलैरिटी का बड़ा जोम होता है, वो हल्के से सॉफ्टवेयर अपडेट की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं। उनमें सर फहरिस्त फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी जिनको हाँफते कांपते, सांस फूलता हुआ उनको देखा जा सकता है। दोनों हाथों से दोनों तरफ वकला ने पकड़ा हुआ है, भाग रहे हैं, जूतियाँ उतार के भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी छुप रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट को जायपना बनाया हुआ है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद क्यों कहा, जो इनसाइड स्टोरी है वो भी छपकर पब्लिक में आ गई है, जिससे पता ये चल रहा है कि खान साहब के बहुत सारे खिलाड़ी जिन पर उनको तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं। और फवाद चौधरी जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े कनेक्शंस होते हैं, जो कभी ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खुशगपियाँ में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, नेशनल असम्बली के फ्लोर पर भी, मुज़ाकराती कमेटी के अंदर भी, और उसके बाद कभी वो आईजी इस्लामाबाद के कान में कुछ कहते हुए और आईजी इस्लामाबाद उनको कुछ बताते हुए, इमरान खान की गिरफ्तारी पर दोनों भाई ये कहते हुए कि चलो कप्तान तो हो गया, गिरफ्तार तो ऐसी भी निकली है। यानी इस तरह के बहुत सारे लोग इमरान खान के राइट लेफ्ट थे। उनके अपने चाहने वाले उनको समझाते रहे, बताते रहे कि इमरान खान साहब ज़रा होश के नाखून लीजिए, इन लोगों से बचिए, ये आपके आस्तीन के सांप है। फैसल वोडा ने कितनी बार इनको आस्तीन के सांप कहा, लेकिन इमरान खान को समझ नहीं आई, क्योंकि इमरान खान कानों के कच्चे हैं। ये बात तो अब खुलकर सामने आ गई है कि जो उनके करीब होता है और कान में जो बात पहले कह देता है उसी को सच मान लेते हैं। फवाद चौधरी का मामला क्या हुआ, फवाद चौधरी के बारे में ये बात सामने आई है कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया गया था। और इमरान खान ने ना सिर्फ उनको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अकाबरीन ने भी फवाद चौधरी को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था। और ये उस वक्त हुआ जिस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली देर लगाकर बैठे रहे। यानी बाहर पुलिस खड़ी थी और अंदर फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, और फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से बाहर नहीं आ रहे थे। फिर हमने देखा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कैसे पुलिस को देख के उन्होंने दौड़ लगाई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बाद में वो एक वक्त तक बैठे रहे। उसके बाद उनकी अहलिया मैदान में आती हैं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी होती है। जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी और उस ट्वीट में इमरान खान साहब से शिकवा भी किया। लेकिन ये जो गिले शिकवे हैं ये बहुत पुराने थे, यानी उससे पहले हो रहे थे। और इमरान खान साहब तक ये रिपोर्टें पहुंच रही थी कि फवाद चौधरी पेट के बड़े हल्के हैं और वो किसी भी वक्त तमाम तर राज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कहाँ क्या प्लानिंग की, किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी। वो फवाद चौधरी बासानी पावर्स दैट बी, वो ताकतवर हल्कों तक पास ऑन कर सकते हैं। जब ये इदराक इमरान खान साहब को हुआ तो इमरान खान ने उनसे फासला इख्तियार कर लिया, उनसे डिस्टेंस हो गए, और ये पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसको भी कन्वे कर दिया और उनको ब्लॉक भी कर दिया। उनसे बातचीत कोई नहीं हो रही थी। इन क्रैक्स को हील करने की कोशिश फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया के थ्रू की, लेकिन इन क्रैक्स को, इन दरारों को वो भरने में नाकाम रही। जिसके बाद फवाद चौधरी को पता था कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। और उसके बाद फैसल वोडा के साथ गुज़श्ता रोज़ उनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ही फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की, और उस ट्वीट के बाद फवाद चौधरी फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इमरान खान के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पेट के बहुत हल्के साबित हुए हैं, जो गोल्डन डक पे चले गए हैं, यानी अंडे पे ज़ीरो बनाकर आउट हुए हैं। वो अपना खाता भी नहीं खोल सके। यानी बहुत सारे ऐसे थे जो इमरान खान साहब के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह साबित हुए हैं। और इमरान खान ने अगर अपने पाँव पर कहे कि कुल्हाड़ी खुद मारी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, इस वक्त जो कंडीशन है, मुझे गुज़श्ता साल फ्रूट मंडी में एक तरबूज बेचने वाली की वीडियो याद आ गई।
और तरबूज बेचने वाले का क्या अनोखा अंदाज था, इतना अनोखा अंदाज था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी खासा वायरल हुआ। वो किस तरह से तरबूज बेचने के लिए आवाज़ लगाता था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब एक तरफ ये तरबूज बेचने वाला है और दूसरी तरफ इमरान खान है। इमरान खान चीख चीख कर ये तो नहीं कह रहे कि लाल है, लेकिन उनकी जो है वो शक्ल से, शबात से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही दिखाई देता है कि बड़े मायूस हैं। वो अब हिम्मत हार चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनको अगर कोई सियासत छोड़ने का कहेगा तो पाकिस्तान के लिए सियासत छोड़ भी जाएंगे। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, स्पीकर भी रहे हैं, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान दरखास्तें कर रहे हैं अमेरिका को असाइलम के लिए, सियासी पनाह के लिए, और अमेरिका से दरखास्त होगी कि अमेरिका आके उनको रेस्क्यू कर ले, तैयारा भेजे और उस तरह से रेस्क्यू कर लिया जाए। देखिए, अगर हम अपने सियासी तारीख को देखें तो हमें इस्टेब्लिशमेंट के तरीक़ा वारदात में कोई ख़ास चेंज, कोई ख़ास तब्दीली दिखाई नहीं देती। वो तरीक़ा वारदात जो 50s के अंदर था वही तरीक़ा वारदात अब भी है। दो ही ऑप्शंस रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आइदर यू फेस द म्यूज़िक, और दूसरा ये है कि आप क्विट कर जाए। फेस द म्यूज़िक का मतलब ये है कि आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, सज़ाएँ होंगी, बड़ी तेज़ रफ्तारी से होंगी, फ़ौज के जो कमांडिंग अफसर होंगे जो उन फ़ौजी अदालतों को देख रहे होंगे, और इसमें भी नॉमिनेट किया गया कि ब्रिगेडियर कर्नल रैंक से नीचे का बंदा कोई नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप उसको रिपोर्ट करेंगे, वो आपसे पूछगिछ करेगा, बासपुरस होगी, विक्टिमाइजेशन भी होगी, और जाहिर है उस सेल के अंदर रहना, तुंदो तेज़ सवालों का जवाब देना, हरासमेंट को बर्दाश्त करना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। दूसरा ऑप्शन ही लिया जाता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बासानी कोई बाहर से बैरूनी मदद, कोई फ़ज़ाई बेड़ा यहाँ आन पहुँचे और उस बेड़े पे सवार होके आप 7 समंदर पार चले जाएं और जाके आप किसी तन्हा किसी कोने में सुकूनत इख्तियार कर लें, मुल्क की सियासत से अपने आप को दूर कर लें। तो यही ऑप्शन है जिस पे अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भी अमल करना होगा, और यही उनके लिए इस वक्त फिजिबल और फेवरेबल दिखाई दे रहा है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ सबको पता है, उनको बाहर जाना पड़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ सबको पता है कि बिल क्लिंटन की मीडिएशन के साथ और खलीजी ममालिक के ताउन के साथ एक फ़ज़ाई बेड़ा पाकिस्तान पहुंचता है। मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली उसमें सवार होकर रातों रात मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद 2006 में क्या हुआ, 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी 2006 के अंदर हो चुका था। एक NRO जिसका नाम बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब लिया करते थे, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला था और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी रिलीफ मिला था। आने वाले वक्तों में यानी 8 से 5-10 साल के बाद सिचुएशन का पता कोई नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएं और फिर हालात उनके लिए कुछ बेहतर हों, साजगार हों, मौजू हों, तो शायद उनको भी कोई NRO मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि हालात की सितम ज़रीफ़ी क्या है, वक्त के थपेड़े कैसे हैं कि वही इमरान खान जो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, वही जो कहता था मैं इनका AC उतरवाऊंगा, वही जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, जो कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आज खुद रोने पे मजबूर है, आज खुद कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, आज खुद कह रहा है कि मुझे NRO दे दो, आज खुद कह रहा है कि मुझे रिलीफ चाहिए, वो कह रहा है मुझे मेरे कारकुनान से मिलने दो, वो कह रहा है मुझे जो लीडरशिप है उससे मिलवा दो, वो किसी से तो मिलवाओ जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके कांधे पे सर रख के रो सकूं, जिसके साथ अपना कथारसिस कर सकूं, जिसको अपने अंदर की बातें बता सकूं कि मैं कितना परेशान हूं, इस वक्त कितनी मुश्किल में हूं, इस वक्त मेरी ज़िंदगी का एक एक दिन बहुत कठिन हो रहा है, कोई तो हो जिसको बताऊं। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बुशरा बीबी भी अब उनकी ये बातें सुनने को तैयार नहीं है, वो तो खुद अंदर से जली कटी बैठी हैं। वो जो कहते हैं ना, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, वो जो तावीज़ धागे जादूगरी वो सब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि हाफिज़ साहब ने ऐसा तोड़ किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हाफिज़ साहब का जो दम दरूद है वो तावीज़ धागों के ऊपर भारी पड़ गया है। वो काट पलट के खासे माहिर दिखाई देते हैं कि वो जो काला जादू हुआ था अच्छा खासा काट पलट के उन्होंने वापस फेर दिया है, और अब वो उल्टी पड़ गई हैं तदबीरें। जो कुछ ज़मान पार्क के अंदर हो रहा था, जिस जिस गुड़िया को सुइयाँ चुभोई हुई थी, जहाँ जहाँ काला कपड़े बांधे हुए थे, जिस जिस हांडी को उल्टा रखा हुआ था, जहाँ जहाँ कोई अंडे रखे हुए थे, अब वो मेरा ख्याल है कि वो अंडों में से कुछ और तो क्या निकलता, अब तो उसमें से बच्चे भी नहीं निकल रहे हैं। तो सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि फिर वही मुझे फ्रूट मंडी में तरबूज बेचने वाला याद आ जाता है। वो ये रहा है कि लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी ने जो 16 शरपसंद हैं
उनको कमांडिंग अफसर, पाक फ़ौज के अफसर के हवाले कर दिया है, क्योंकि कमांडिंग अफसर ने उनकी हवालगी मांगी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये इस केस का फैसला महफूज किया था और महफूज फैसला सुनाते हुए उस कमांडिंग अफसर के हवाले इन 16 लोगों को कर दिया है। और अल्टीमेटली आर्मी एक्ट 1952 के तहत अब इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। इन 16 शरपसंदों के अंदर लाहौर के मियाँ महमूद रशीद, मियाँ बरादरी हराई फैमिली बड़ी तगड़ी है, और उनके दामाद मियाँ अकरम उस्मान वो भी शामिल हैं। ये बड़े फ्रंट लाइनर्स थे इमरान खान की, मियाँ महमूद रशीद भी और मियाँ अकरम उस्मान भी। और मियाँ अकरम उस्मान ने तो ज़मान पार्क के बाहर एक कैंप भी लगाया हुआ था और बड़ी बड़ी फ़ोटोज़, बड़ी बड़ी तस्वीरें थी। आज तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अब इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा और कम से कम आपको पता है 6 साल की सज़ा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी है। लेकिन ये तो वो है जो दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ वो है जो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ सुनाई देता है। और वो जो आवाज़ें आती हैं उसके बाद वो भी दब जाती हैं, क्योंकि इमारतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, छतें बहुत ऊंची होती हैं, दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, वो आवाज़ें और वो चीखें वहीं कहीं दब के रह जाती हैं। तो सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर अब मिलिट्री कोर्ट्स ने काम करना अब शुरू कर दिया है। ट्रायल होंगे, 16 लोगों से काम का आगाज़ हुआ चाहता है। दूसरी तरफ इमरान खान ने आर्टिकल 245 और इन कार्रवाइयों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो जो इलेक्शन से मुतालिक समाअत थी वो भी 29 मई तक अब मुलतवी हो गई है। यानी आज से पहले तक सुप्रीम कोर्ट भी बहुत जल्दी में दिखाई दे रही थी। वो अगले ही रोज़ कहती थी 11 साढ़े 11 बजे हम अपनी दुकानदारी खोल लेंगे, और फिर समाज शुरू हो जाती थी। फिर ऐसे ऐसे रिमार्क्स आते थे कि रब की पनाह। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वक्त गुजारी कर रही है, तारीख पे तारीख डाल रही है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने तो पहले ही अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया है। तो जहाँ मईशत अल्लाह के हवाले इसहाक डार ने की हुई है, वहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस का मामला भी अल्लाह के हवाले किया हुआ है। 29 मई को भी समाअत होगी, तो फिर आपको पता है 2 रोज़ रह जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तातीलात, जून में तातीलात का आगाज़ हो जाएगा। काम शाम कोई नहीं होगा, उसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो फिर देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस वाला मामला तो कहीं बहुत पीछे चला गया है, अब तो अपना आप बचाना है, और जिसकी जितनी दौड़ होगी, जिस दिए में जान होगी, वो दिया रह जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।